हाय स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विद ऑन क्लासेस में मैं अमित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री के यूपी बोर्ड का कुछ इम्पोर्टेंट पोर्शन, जिसमें हम कुछ न्यूमेरिकल के अलावा कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। आइए देखते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन है। तो पहला हमारा आज का क्वेश्चन सामने आपके दिया गया है। सिद्ध कीजिए कि एक प्रथम कोट की अपक्रिया, कौन सी कोट की है, प्रथम कोट की अपक्रिया का 99% पूर्ण होने में लगा समय 90% पूर्ण होने में लगा समय का कितना है, 2 गुना है। तो आपको पता है, पहली बात तो प्रथम कोट की अपक्रिया की अगर बात की जाए तो उसका वेग स्थिरांक का सूत्र आपको पता होता है। अगर हम बात करें क्या होता है वेग स्थिरांक का सूत्र, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। आंसर करते समय आपको क्या करना है, तो पहले आप लिखेंगे k बराबर, यानी वेग स्थिरांक का जो सूत्र होता है k बराबर 2.303 अपान t log 10 a अपान a माइनस x होता है, जो कि आप जानते हैं यहाँ पे k क्या है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होता है। t जो होता है अभिक्रिया का पूर्ण होने में या सांद्रता में आई कमी का जो समय लगता है वो होता है, या ये कह सकते हो अर्धकाल भी कह सकते हैं। यहाँ पर a जो होता है वो प्रारंभिक सांद्रता, यानी 100% सांद्रता होती है, 100% ली जाती है। और x क्या है, इसमें से जो उत्पाद बन जाता है, मान लिया मैंने कोई क्रिया करवाई, एक अपकारक a है और ये बना रहा है क्या, p बना रहा है, तो प्रारंभिक सांद्रता इसकी a मानते हैं। और जब t बराबर 0 होता है तो ये a जो होता है वो a ही रहता है। संपूर्ण सांद्रता होती है 100%, लेकिन उस समय प्रोडक्ट जो होता है वो 0 बना होता है। लेकिन जब t समय पश्चात कुछ समय बीतता है तो इसके a में कुछ कमी आती है, अर्थात प्रोडक्ट कितना बन जाता है, x। तो हम लिखते क्या है, a माइनस एक्स, यानी a में से अगर x को घटा देते हैं तो क्या बन जाता है हमारा, a माइनस एक्स बन जाता है। तो ये हमारा a जो है वो संपूर्ण सांद्रता होती है अभिकारक की संपूर्ण सांद्रता होती है। x जो होता है वो हमारा उत्पाद होता है, और a माइनस एक्स अभिकारक से अगर हम उत्पाद की मात्रा घटा दें तो जो बचेगी उसको हम क्या कहेंगे, अभिकारक की सांद्रता कह सकते हैं, बची हुई सांद्रता, ये ध्यान रखिएगा। तो इसके बारे में आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम कोट की अपक्रिया है और उसमें 99% पूर्ण होने में लगा समय जो है वो 90% पूर्ण होने में लगा समय का 2 गुना है। अब मान लेते हैं अगर हम 99% पूर्ण होने में लगा समय अगर 20 है, तो इसमें जो लगा समय है वो इतने के पूर्ण होने का कितना है, 2 गुना है। अर्थात ये 99 के लिए 2 गुना है तो 90 के लिए कितना रहा होगा, आधा रहा होगा, अर्थात ये 10 होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ते हैं, फिर अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आधारकाल, यहाँ जो समय दिया गया है 2 गुना और जो भी समय है इसको हम लेकर करते हैं। तो यहाँ पर हमें t निकाल लेना होता है, t आधारकाल होता है। आधारकाल का मतलब यहाँ पे अभिक्रिया के होने में जो लगा समय है वो t होता है। t को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, t किसके लिए है, तो हम पहले रखते हैं 99 के लिए, t 99 के लिए और t 90 के लिए, दोनों के लिए समय हम ज्ञात करेंगे। t 90 के लिए यहाँ पर सरल करने के लिए या सिद्ध करने के लिए आपको ये करना होगा कि समीकरण से ही इसी समीकरण को आपको सॉल्व करना होगा। पहली समीकरण एक बनानी है 99 के लिए और दूसरी समीकरण बनानी है 90 के लिए। इसको एक दूसरे से क्या करना है, डिवाइड कर देना है, और आपको क्या निकाल लेना है, t 90 के लिए और t 99 के लिए, दोनों के लिए निकाल लेना है। आपको पता चल जाएगा कि अपक्रिया में कितना समय है, 90% में लग रहा है और कितना 99% में लग रहा है। तो आइए देखते हैं, इसको सिद्ध करना है हालांकि। तो यहाँ पर अगर हम बराबर करें तो इसकी समीकरण अगर हम बनाए 99 के लिए तो आपको पता है k वही रहेगा हमारा, क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पे भेजते हैं, इसको यहाँ भेज देते हैं। तो 2.303 अपान इसका k किसके लिए है, 90 के लिए है। हालांकि ये स्थिरांक होता है तो स्थिरांक तो कट जाएगा, ये हम बटे का निशान लगा लेते हैं संपूर्ण क्रिया के लिए। और यहाँ पर इसका मान log 10 रखते हैं, log 10 मैंने कहा ये t 99% के लिए है और ये t 90 के लिए है। इसको रखेंगे, समीकरण को एक दूसरे से, 2 समीकरण बनाकर उनको हम एक दूसरे से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। एक 99 के लिए समीकरण होगी और एक 90 के लिए होगी, दोनों समीकरणों को डिवाइड करना है। देखते हैं कैसे। log 10 a कितना लिया गया, अगर 99 की बात कर रहे हैं तो 100 रहा होगा अपान x 100 ही है, इसमें से घटा देंगे कितना, जो x दिया गया है कितना बच रहा है, तो यहाँ पर कितना दे रखा है, पूर्ण होगा कितना है, 99% है। तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे कितने से, 99 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद ये समीकरण हमारी फर्स्ट है, इसको मैंने ऊपर रख दिया। अब इसकी 90 की समीकरण बना रहे हैं तो इसको क्या लिखेंगे अब हम, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, 2.303 अपान k और यहाँ log 10, और ये हो जाएगा क्या, ये इसके लिए है इस बार, तो इसको रखेंगे क्या, 100 है 90 के लिए है, तो 100 अपान 100 माइनस क्या करेंगे, 90 माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा। अब इसको आगे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसी समीकरण को हम अगर आगे हल करें तो t 90 के लिए, 99 के लिए अपान t 90 के लिए हल करेंगे तो क्या आएगा, k से k कट जाएगा और इस वैल्यू से ये वैल्यू कट जाएगी, हमारा ये वैल्यू बचती है। इसको सॉल्व करते हैं तो ऊपर की जो समीकरण हमारी क्या बचती है,
log 10 की वैल्यू ऊपर दी गई है। अब 100 है, 100 को डिवाइड करेंगे 100 माइनस 99 से, तो 100 माइनस 99 करेंगे तो 1 बचेगा, अर्थात ऊपर क्या रह जाएगा 100 रह जाएगा। तो log 10 बेस 100, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 इंटू 100 लिख सकते हैं, अर्थात इसको हम चाहें तो 10, आपको पता है इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 100 बाई 1 आ जाएगा, और जब 1 आएगा तो हम इस वैल्यू को ले लेंगे 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10, अर्थात 10 टू पावर 2, अर्थात स्क्वायर लगा सकते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर log 10 की पावर 2, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको पता है यहाँ दिया गया है, नीचे वाली वैल्यू में क्या दिया गया है इसको लिख लेते हैं, यहाँ दिया है log 10, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो 100 में से 90 जब जाएगा तो 100/10 हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या बचेगा, इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो ये 100 ऊपर है, नीचे 100 में से 10 जाएगा 90 जाएगा तो 10 बचेगा, 100/10 हो जाएगा, 10 का 0 कट जाएगा। आप देख सकते हैं ये 10 ये इसका डिवाइड करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इस 0 से ये 0 कैंसिल करते हैं तो log 10 बच रहा है ऊपर, तो ये बच जाएगा क्या log 10 बेस 10 बच जाएगा। और आपको पता है log 10 की वैल्यू कितनी होती है, log 10 बराबर होता है log 10 बेस 10 होता है कितना, log 10 बेस 10 की वैल्यू होती है कितनी 1, और यहाँ पर 2 दिया गया है। अब इनकी वैल्यू रखेंगे तो t 99% के लिए और t 90 के लिए क्या निकल के आता है, t 99 अपॉन t 90 दोनों के लिए अगर हम निकालें तो हमारी वैल्यू जो निकल कर आएगी वो क्या हो जाएगी। इसका अगर हम वैल्यू रखें तो आपको पता है अगर 10, अब अगर हम इतनी वैल्यू लेते हैं तो इतनी की वैल्यू भी 1 आती है, और इसकी अगर ले रहे हैं तो यहाँ पर तो 1 है ही है, तो इसको जब यहाँ पर रखते हैं तो स्क्वायर का आपको मान पता है, अगर इसको हम रखें तो ये हो जाएगा क्या 2 से गुणा हो जाएगा। log 10 का जो वैल्यू होता है, इस वैल्यू को अगर 100 का मान हम पूछे log 10 बेस 100 का मान क्या होगा, तो हम अगर कहें कि जितनी बार 10 बनाया गया है, कितनी बार 10 बनाया गया log 10 बेस 10 और 10 बेस 10 दो घातें हैं, तो जो घात बनती है घातांक का ही मान यहाँ पर आ जाता है, अर्थात आप ऐसे कहना चाहें कि इसका मान कितना होगा तो 2 जो घात है वो रखेंगे गुणे log 10 का मान कितना है, मैंने बता रखा है log 10 1 का मान रख दीजिए, जितने 10 है उसको गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाता है 10 2 इंटू 1 हो जाएगा, तो ये log 10 की वैल्यू रखने पर आएगा। log 10 की वैल्यू मैंने बताई 1 है log 10 बेस 10 की, और अगर 100 की निकालनी है तो आपको पता है 10 की घात आप इसको रखेंगे, ये वाला घातांक जो होगा वो गुणा हो जाता है यहाँ पर, तो आप यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं क्या हो जाएगा, अगर ये 1 आ रहा है तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 आ जाएगा, इतना कैलकुलेट करने पर तो यहाँ पर आ जाएगा क्या 2/1 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर निकालना चाहें तो 75 करिएगा, इसको t 99 के लिए क्या निकालेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अथवा या लिख रहे हैं क्या, तो t 99 में कितना समय आया हुआ है 2 है, और इसके लिए कितना आया हुआ है 1, इसको हम 75 करेंगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो t 90 की वैल्यू कितनी आ रही है, यानी इसका t 90 को गुणा कर देंगे, t 90 का जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी किसके 2t 90 के। ये देख सकते हैं आप यहाँ t 99 में कितना समय लगा है, अगर 1 मिनट लगा हुआ है या 1 घंटा लगा हुआ है तो यहाँ पर t 90 के लिए कितना लगा हुआ है 2 घंटा लगा हुआ है, और यही प्रूव करना था आपको कि t 99 में लगा समय जो है वो t 90 में लगा समय का कितना होता है 2 गुना होता है, तो इसके लिए कितना हो जाएगा 2x हो जाता है समय, और इसका कितना हो जाता है x समय हो जाता है, तो ये आपको दिख रहा है, ये सिद्ध हो जाता है, और आपका ये हो जाता है क्या आंसर। तो इस तरह से आप सिद्ध कर सकते हैं। अब आपको कभी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है t 99 के लिए नहीं बल्कि t 99.99 के लिए आ जाता है, तो इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तब वैल्यू आपको यहाँ से घटाकर ही प्राप्त होगी, उसकी वैल्यू आपको 99 की जगह पर अगर आप ये वैल्यू दी जाए तो ये भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सवाल। अब इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित संकुल यौगिक यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की क्या करनी है, आईपीएससी लिखनी है। अब आईपीएससी कैसे लिखते हैं ये आपको ध्यान होना चाहिए, तो अगर हम बताएं इनकी आईपीएससी कैसे करते हैं तो ध्यान दीजिएगा। अगर हम किसी भी संकुल यौगिक की आईपीएससी करते हैं तो उसके लिए आपको ट्रिक एक याद रख लेनी है कि अगर कोई बड़ा ब्रैकेट है, आपको पहले सारी चीजें आपको जान लेनी होती हैं कि यहाँ पर अगर कोई मेटल है यानी पोटेशियम है, या यहाँ पे पोटेशियम दिया गया, यहाँ भी पोटेशियम, यहाँ भी पोटेशियम, अगर इस तरह की कोई पॉजिटिव एटम है और इधर साथ में अगर Cl या SO4 ऐसा कोई नेगेटिव एटम है, तो यहाँ पर आपको भी ध्यान रखना है, इन दो चीजों को पहचानना है। पहले यहाँ पर N प्लस या माइनस चार्ज आपको मिलेंगे, ये आप पूरे संकुल यौगिक को पहले पहचान लीजिएगा, संकुल स्ट्रक्चर जान लीजिएगा। और यहाँ पर आपका क्या होगा, मेटल होगा, और यहाँ पर लगे हुए लिगेंड हो सकते हैं। अब ये लिगेंड एक भी प्रकार के हो सकते हैं या डिफरेंट भी प्रकार के हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। तो मेटल होगा और लिगेंड होंगे, और लिगेंड की संख्या x हो सकती है, आपको पता है।
तो यहाँ पर जब हम आईपीसी करते हैं क्या करते हैं, आपको ध्यान रखिएगा, एक लाइन में हम आपको समझा रहे हैं। पहले धनात्मक तत्व का नाम लिखते हैं, जैसा भी होता है उसको ऐसे लिख लेते हैं। फिर हम लिगेंड को क्या करते हैं, लिगेंड का नाम लिखते हैं। लिगेंड का नाम कैसे लिखते हैं ये आपको ध्यान होना चाहिए। अगर आपको हम बताएं तो लिगेंड अगर कई है, वैसे एक है तो आपको अल्फाबेट का क्रम पहले उसकी संख्या रखनी है। अगर एक लिगेंड है तो मोनो, दो है तो डाई, मोनो वैसे लिखते नहीं, दो है तो डाई, तीन है तो ट्राई, चार है तो टेट्रा, पांच है तो पेंटा, छह है तो हेक्सा। लेकिन लिगेंड अगर है तो अल्फाबेट में अगर कई लिगेंड मिल जाए तो अल्फाबेट वाले में ए जो है वो पहले लिखा जाएगा, फिर उसके बाद बी लिखा जाएगा, फिर सी लिखा जाएगा, फिर डी लिखा जाएगा, इस तरह से जेड तक जाएंगे, ए टू जेड चलेंगे आप अल्फाबेट के लिए, यानी वर्ण क्रम में आपको लिखना है। और एक चीज ध्यान रखनी है, अगर कोई लिगेंड है वो निगेटिव है तो उसमें ई और आई डी ई होने पर, क्या होने पर, ई या आई डी ई होने पर इसको हम क्या करते हैं, विस्थापित कर देते हैं और उसके स्थान पे क्या लगा देते हैं, ओ लगा देते हैं। जैसे क्लोराइड है तो क्लोरो, ब्रोमाइड है तो ब्रोमो, साइनाइड है तो साइनाइडो या साइनो, इस तरह से लिखते हैं। और अगर ये सारे लिगेंड लिख जाते हैं, मैंने कहा पहले लिगेंड की संख्या, फिर लिगेंड का नाम, वो भी वर्णक्रम में चलेगा। फिर आपको क्या करना है, सेंट्रल मेटल का नाम लिखना है। लेकिन आपको यहाँ पर पहचानना है कि सेंट्रल मेटल से पहले अगर यहाँ पर कोई धनात्मक तत्व मौजूद है जिसपे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर पाई जाती है, तो हम ऐसे में सेंट्रल मेटल में भी चेंज करते हैं। और सेंट्रल मेटल में क्या चेंज करते हैं, अगर आई यू एम या यू एम आ रहा है तो इसको हटाकर हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, 8 लगा देते हैं, ये हटाकर 8 लगा देते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हमें ऑक्सीकरण संख्या पता चल जाती है सेंट्रल मेटल की, ये आपको संख्या कैसे निकालनी होती है, कौन सा सेंट्रल एटम कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है या दे रहा है ओवरऑल पूरे यौगिक में, इसका अगर आप पता लगा लेते हैं, अभी हम आपको बताएंगे कैसे निकालते हैं, तो इससे आप क्या करेंगे, उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं। और जब ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे तो आप क्या करेंगे, उसको रोमन अंकों में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, रोमन अंकों में, जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड, इस तरह से लिखेंगे। और उसके बाद फिर अगर कोई निगेटिव एटम है तो उसको एज इट इज लिख देते हैं। जैसे क्लोराइड है तो सीधे क्लोराइड लिख दिया जाएगा, सल्फेट अगर आयन मौजूद है तो सल्फेट लिख देंगे सीधे। ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, तो कैसे करते हैं आईपीसी, इसको ध्यान दीजिएगा। ये था स्ट्रक्चर आपका छोटा सा, लेकिन इसकी ट्रिक जो अगर आपको पढ़नी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो हमारी आप देखते रहिएगा। हम इसके बारे में, अब हालांकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए है, ये तो बैच आपका कंप्लीट हो रहा है, लेकिन फिर भी अगले चैप्टर में और अगले बैच में आपको विशेष तौर से हमारी वीडियो लाभदायक साबित होगी। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया पोटेशियम, यहाँ पे K4 है, कितने पोटेशियम है, 4 है। हम इसको लिखेंगे पोटेशियम, क्या लिखेंगे, पोटेशियम, मैंने लिख दिया पोटेशियम, लिख दिया है। अब पोटेशियम के बाद आपको क्या करना है, लिगेंड पर जाना है। सेंट्रल, ये धनात्मक तत्व हो गया, मैंने पहले बताया धनात्मक इधर होगा, ऋणात्मक इस तरफ होगा, तो धनात्मक को पहले लिखना, फिर लिगेंड पर आना है। अब लिगेंड कितने हैं, 4 है, कौन सा है, साइनाइड है, तो 4 के लिए लिखेंगे क्या, टेट्रा, टेट्रा पोटेशियम टेट्रा। और साइनाइड है तो साइनाइड को मैंने कहा अगर आई डी है और ई है तो उसको हटा देंगे, ओ लगा देंगे। तो यहाँ पे साइनाइड है, साइनाइडो कर देंगे, क्या कर देंगे, साइनाइडो या साइनो कह सकते हैं, टेट्रा साइनो, साइनाइडो या साइनो लिख सकते हैं। और इसके बाद फिर निकिल है, एनआई है, और यहाँ पर धनात्मक तत्व है तो इसको निकिलेट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, साइनो। और ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी तो आपको पता है, Cn जो होता है इस पर -1 चार्ज होता है। टोटल कितने हैं, 4 हैं, तो इस पर टोटल संख्या कितनी होगी, -4, और 4 ये घटाएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा आपको 4 ये प्लस के और 4 ये माइनस के, अगर घटेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, तो 0 लिख देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे 0 लिख दे रहे हैं, 0। और उसके बाद फिर क्या कर देंगे, ऑक्सीकरण संख्या हो गई टेट्रासाइनो, 1 मिनट, निकलेट, उसके बाद 0 लिखेंगे, निकलेट रह गया है, निकलेट और 0 लिख देंगे। इसके बाद ये हो जाता है आपका क्या, ऑक्सीकरण संख्या को देखते हुए इसका संकुल यौगिक का आईपीसी नाम हो जाता है। दूसरा क्या देखते हैं, इसको देखिएगा, प्लेटिनम दिया गया है, एमीन दिए गए हैं और क्लोराइड दिया गया है। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे और कैसे इसका आईपीसी नामकरण करते हैं उसको देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, पहले क्या लिखेंगे, सेंट्रल मेटल। अब एमीन आएगा तो ए से लिखा जाएगा, और अगर क्लोराइड है तो सी से लिखा जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसमें क्लोराइड सी वाला लिखना है, आपको पहले लिखना है सी वाला। तो ए वाला पहले या सी वाला, तो आपको ए वाला पहले लिखना है, माफ कीजिएगा, ए वाला। एमीन है, कितने एमीन है, तो 4 है, तो इसको लिखेंगे टेट्रा, माफ कीजिएगा, टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन।
और उसके बाद 2 क्लोरीन है तो डाई क्लोराइडो, टेट्राएमीन डाई क्लोरो या क्लोराइडो, डाई क्लोरो। और यहाँ पर प्लेटिनम है। अब यहाँ पर इधर पॉजिटिव एटम नहीं है, अगर होता तो इस पर पॉजिटिव अगर जाता तो ये माइनस में होता, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, ये पॉजिटिव दिख रहा है, तो यहाँ पर हमें कोई चेंज नहीं करना है, सीधे प्लेटिनम लिखना है। क्या लिखना है? तो टेट्राएमीन डाइक्लोरो प्लेटिनम, प्लेटिनम। और ऑक्सीजन संख्या अगर निकालेंगे तो आपको पता है एमीन की ऑक्सीजन संख्या 0 होती है, क्लोरीन की कितनी है? 4 है, सॉरी माफ कीजिए 2 है, -1 इंटू 2 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? प्लेटिनम। और इसके बाद ऑक्सीजन संख्या मैंने बताई, अगर इसकी देखें तो 0 होती है, 4 का 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। 4 क्लोरीन माइनस की है, -2 है। और यहाँ पर 4 अगर आपको देखा जाए कैसे निकालते हैं इसकी ऑक्सीजन संख्या, तो उसको देख लीजिएगा। अब पीडी का हम मानेंगे क्या? पीडी की संख्या निकालनी है, x मानेंगे, प्लस NH3 की 0 है और बोले 4 है तो ये तो 0 ही आ जाएगा, प्लस क्लोरीन की कितनी है? -2 हो जाएगी, क्योंकि 1 इंटू 2 माइनस में होगा, और ये बराबर क्या करेंगे? +2 कर देंगे। अब ये ऑक्सीजन संख्या उस पार भेजते हैं तो ये वाली भी क्या हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। ये मैंने कहा प्लस की पहले रखी, ये माइनस की उस पार जाएगी तो क्या हो जाएगी? x बराबर या x प्लस, यहाँ आएगी -2 बराबर +2, इसको उस पार भेजेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? 2 प्लस, ये भी जाएगा उस पार, क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा तो +4 आ जाएगी। तो यहाँ पर ऑक्सीजन संख्या कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये ऑक्सीजन संख्या और इसका आईयूएससी नाम हो जाएगा टेट्राएमीन डाइक्लोरोप्लेटिनम 4। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इस वाले को देखते हैं। यहाँ पर एक एथिलीन डाइएमीन होता है जिसको इन शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, और ये द्विदंती लिगेंड होता है। द्विदंती का मतलब है जो 2 लोन पेयर डोनेट करता है, 2 लोन पेयर डोनेट करता है सेंट्रल मेटल के साथ। अर्थात इसने क्रोम, इस अकेले इन ने, एथिलीन डाइएमीन ने, एक अकेले एथिलीन डाइएमीन ने 2 लोन पेयर क्रोमियम को दिया है। 3 एथिलीन डाइएमीन है तो 3 का गुणा 2 करेंगे 6 हो जाएंगे, यानी 6 लोन पेयर इसको क्लोरीन को सॉरी क्रोमियम को दे रहा है। कौन दे रहा है? तो इन दे रहा है, एथिलीन डाइएमीन। अब इसको करते हैं आईयूएससी के रूप में, तो क्रोमियम है यहाँ पर और एथिलीन डाइएमीन है, द्विदंती है तो इसको लिखेंगे ट्रिस। द्विदंती होने पर इसको क्या लिखते हैं? तो ट्रिस लिखते हैं। अब यहाँ पर अगला दिया गया है, इसको कैसे करेंगे? 5th नंबर दिया गया है, इसमें पोटेशियम लिखा हुआ है, यहाँ पर भी पोटेशियम, पोटेशियम और साइनाइड 6 है यहाँ पर, तो हेक्सा और साइनो, 6 के लिए हेक्सा, साइनाइड के लिए साइनो, हेक्सा साइनो। और आयरन है, इसके आगे पॉजिटिव है तो ये संकुल पूरा जाएगा निगेटिव में, अर्थात ये वाला जब निगेटिव जाता है तो यहाँ पर मैंने कहा इसमें 8 लगा देते हैं। फेरम है तो फेरेट हो जाएगा, तो हो जाएगा ये क्या? फेरेट, फेरेट। और ऑक्सीजन संख्या कितनी आई? अब यहाँ पर आप देख सकते हैं के की कितनी है? के की होती है +1 और गुणे हैं कितने? 3, प्लस लगाते हैं x, Fe की याद करनी है तो इसको मान लेंगे x, प्लस Cn की होती है -1 और गुणे हैं कितने? 6 हैं। इतना लिखकर बराबर क्या करेंगे? 0 लगाएंगे। आप यहीं से देख सकते हैं ऑक्सीजन संख्या कैसे निकाली जाती है। तो 1 इंटू 3 के लिए हो गई, x इसकी है, और 1 इंटू 6 हो जाएगा, ये साइनाइड की, साइनाइड की -1 होती है और है कितने? 6 हैं। इसको अगर उस तरफ ले जाएं तो 6 एकम से -6 उधर प्लस का हो जाएगा, और ये 3 एकम 3 ये प्लस का इधर उस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा? अगर आप चाहें तो हम पूरा लिख सकते हैं, देखिएगा ये हो जाएगा कितना? प्लस का 3 प्लस x प्लस यहाँ पे हो जाएंगे -6 बराबर 0। इसको उस पार भेजिए, इसको भी उस पार भेजिएगा, तो x बराबर आएगा +6 - 3 बराबर प्लस का 3 आ जाएगा। तो थर्ड ऑक्सीजन संख्या यहाँ पर आ रही है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? फेरेट थर्ड लिख सकते हैं, आसानी से आप ऑक्सीजन संख्या भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, इसको देखिएगा, पोटेशियम यहाँ पर भी है, यहाँ पर 2 पोटेशियम है, लेकिन हमको लिखना सीधे क्या है? पोटेशियम, पोटेशियम लिखना होता है। पोटेशियम के बाद क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर 4 आयोडीन है तो टेट्रा, 4 के लिए क्या लिखेंगे? टेट्रा, और आयोडीन को क्या लिखेंगे? आयोडो, आयोडो। और यहाँ पर मर्क्यूरी है, मरकरी होता है, मर्क्यूरम इसको कहते हैं। मर्क्यूरम का मैंने कहा अगर इधर पॉजिटिव एटम लगा हुआ है तो ये वाला अगर पॉजिटिव में जाएगा तो ये जाएगा निगेटिव में, और निगेटिव अगर इस पर आ रहा है इसके कारण, क्योंकि 2 पॉजिटिव है तो ये दोनों एक एक पॉजिटिव लेंगे तो इस पर 2 माइनस आ जाएंगे। अब ऑक्सीजन संख्या भी देख सकते हैं यहाँ पर, तो माइनस के यहाँ पर अगर ये संकुल, पूरा संकुल मंडल ऋणात्मक है तो संकुल ऋणात्मक होने पर सेंट्रल मेटल के आईयूएम या यूएम को हटाकर 8 लगा देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? पोटेशियम, इसके लिए पोटेशियम टेट्रा आयोडो, और इसके लिए मर्क्यूरम होता है तो यूएम हटाएंगे 8 लगाएंगे तो मर्क्यूरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
मर्क्यूरेट। और कितनी ऑक्सीजन संख्या आएगी अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर निकाल सकते हैं। 4 माइनस की है, यहाँ पर +1 होती है k की और 2 k हैं तो इतना लिख दिया। +1 × 2 प्लस का निशान लगाएंगे अगले एलिमेंट के लिए, तो अगले एलिमेंट को हम x मानेंगे क्योंकि इसकी ज्ञात करनी है। प्लस फिर लगाएंगे, i की कितनी होती है -1 और i है कितने 4 हैं, बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर भी ऑक्सीजन संख्या आप निकाल सकते हैं कितनी आएगी बराबर 0। तो ये प्लस का 2 और ये माइनस का 4, x बराबर आ जाएगी क्या, ये प्लस का हो जाएगा उस पर जाएगा, माइनस का 4 है तो उस पर जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4, ये माइनस प्लस का उस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर क्या आएगी 2 आएगी पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या सेकंड। तो ये हो जाती है क्या इन यौगिकों की आईपीसी, और आप इस तरह से आईपीसी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे दे दिया जाए कि ट्रिस एथिलीन डाइएमीन और थर्ड, यहाँ पर क्रोमियम छूटा हुआ है, इसको क्रोमियम लिखिएगा, यहाँ पर क्रोमियम, खैर क्रोमियम, उसके बाद क्या लिखेंगे क्रोमियम थर्ड होगा और क्लोराइड छूटा हुआ, ये आईपीसी अधूरी रहेगी, इसको देख लीजिएगा। क्लोराइड क्या हो जाएगा क्लोराइड, ये हो जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये ट्रिस एथिलीन डाइएमीन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड हो जाता है, इसकी आईपीसी पूरी ये बन जाती है। क्लोराइड यहाँ पर 3 है तो ध्यान रखिएगा, 3 से हमारा मतलब नहीं है, हमने इसके लिए थर्ड लिख रखा है, ऑक्सीजन संख्या लिखी जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये आपको आईपीसी समझ में आई होगी। और इसमें आप चाहें तो इस वाली आईपीसी से, ये जो आईपीसी लिखी हुई है इससे आप ये एलिमेंट भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं एक एग्जांपल देख लीजिएगा इसका। जैसे दिया गया है डाइएमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड, डाइएमीन, चलिए हिंदी में लिखते हैं, डाइएमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड, तो डाइएमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड, इसकी अगर हमें आईपीसी दी गई है और इससे संकुल यौगिक बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है, आपको सर्वप्रथम बड़ा ब्रेकर लगा लेना है। क्या लगाना है, बड़ा ब्रेकर लगाना है। और आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अगर सेंट्रल मेटल है तो आपको यहाँ पर रखना है, लिगेंड इस तरफ रखना है, निगेटिव एटम इधर हो जाएगा आपका, निगेटिव एटम इधर हो जाएगा, पॉजिटिव एटम इधर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर सेंट्रल मेटल चलेगा, मैंने कहा यहाँ पर सेंट्रल मेटल चलेगा, यहाँ पर लिगेंड चलेंगे और यहाँ पर x जो होती है वो लिगेंड की संख्या चलेगी। यहाँ पर पॉजिटिव एटम यहाँ पर लिखा जाएगा और यहाँ पर इधर निगेटिव एटम, यहाँ पर n प्लस या माइनस चार्ज चढ़ते हैं। तो इसको देखिएगा, डाइएमीन दिया गया है, सिल्वर है और फर्स्ट क्लोराइड है, तो हम पहले बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं। बड़े ब्रैकेट के बाद हमें सेंट्रल मेटल लिखना होता है, तो यहाँ पर डाइएमीन सेंट्रल मेटल नहीं है बल्कि लिगेंड होता है। और डाइएमीन, डाई का मतलब होता है 2, एमीन का मतलब होता है NH3, अर्थात इसको हम लिखेंगे तो ये इस तरह से मिलेगा, 2 एमीन है यहाँ पर, डाइएमीन इस तरह से होगा, सिल्वर है तो Ag होगा, तो यहाँ पर लिखते हैं Ag और डाइएमीन को यहाँ पर लिखेंगे NH3 का होल बेस, तो डाइएमीन सिल्वर। और उसके बाद फर्स्ट कह रहा है क्लोराइड, तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी आ रही है, अब यहाँ पर फर्स्ट लिखा हुआ है, ऑक्सीजन संख्या 0 ना होकर बल्कि कितनी है फर्स्ट, तो इसकी तो 0 हो जाएगी, इसके कारण यहाँ पर फर्स्ट क्लोराइड के कारण ही आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे Cl1 लिख देंगे। तो ये हो जाती है इस तरह से क्या हमारी ऑक्सीकरण आईपीसी से हम संकुल यौगिक भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम आगे है, हमारी क्रिया अस्थिरीकरण दी गई है, इस पर भी कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं यूपी बोर्ड के। तो अस्थिरीकरण क्या होता है आप ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें -4 की उपस्थिति में लगभग 140 से 150 डिग्री सेल्सियस पर अगर एथिल अल्कोहल को यानी अल्कोहल को एस्टिक अम्ल के साथ या कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अगर क्रिया कराते हैं तो एस्टर बनता है और जल निकल जाता है। तो देखते हैं इसकी क्रिया। अगर हम ले रहे हैं यहाँ पर एथिल अल्कोहल, क्या लिख रहे हैं, या मेथिल अल्कोहल ले सकते हैं लेकिन हम एथिल ले रहे हैं, CH3CH2OH, ये एथिल अल्कोहल होता है। क्या होता है एथिल अल्कोहल, प्लस क्या लेंगे CH3COOH और ये होता है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है एसिटिक अम्ल। अब जब इसकी क्रिया करवाते हैं किसके साथ, H2SO4 की प्रेजेंस में 140 डिग्री सेल्सियस पर भी करा सकते हैं, 140 डिग्री सेल्सियस पे कराते हैं तो ये सांद्र लिया जाएगा। कैसा लिया जाएगा, सांद्र। तो क्या होगा, अल्कोहल का OH और एसिटिक अम्ल का H, माफ कीजिएगा, इसका H लेते हैं, इसका H और
इसका OH समूह जब क्रिया करते हैं तो जल निकल जाता है, क्या होता है H2O निकल जाता है और बचता क्या है CH3। अब यहाँ पर ये एसिटिक समूह हो जाता है CH3CO और इस पर आ जाता है O C2H5 C2H5 लिख सकते हैं इसको। तो ये एथिल एसीटेट बन जाता है, क्या बन जाता है एथिल एसीटेट, जो कि एक प्रकार का क्या होता है एस्टर होता है। और एस्टर जो होता है इसकी गंध कैसी होती है फलों जैसी गंध होती है इसकी, कैसी होती है तो फलों जैसी गंध होती है। एक क्रिया और है जिस पर कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये फर्स्ट हो जाती है। अब इसका क्वेश्चन अगला ले लेते हैं, क्वेश्चन फोर्थ हो जाता है हमारा। ग्रिग्नार्ड प्रमुख की क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से कराते हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया यहाँ पर दिया गया HCHO प्लस RMgX और ये क्या बनेगा, ये उत्पाद देगा। तो इसकी क्रिया पर टिप्पणी आती है, तो इसको देख लीजिएगा। SCHO को हम फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं और फॉर्मेल्डिहाइड ऐसे लिखते हैं हम, जैसे देख लीजिएगा ड्रोन टाइप में हम बनाते हैं CHOCH, तो HCHO ये होता है, ये डबल बॉन्ड होता है। अगर इसकी क्रिया करवा रहे हैं किसे RMgX से, और RMgX में यहाँ पर अगर चाहे तो मेथिल या एथिल और मैग्नीशियम है, ये यहाँ पर हाइलाइट में FCl जनरली ले सकते हैं। तो ये मेथिल मैग्नीशियम हाइलाइट जो होता है वो ग्रिग्नार्ड प्रमुख कहलाता है। क्या कहलाता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो ये ग्रिग्नार्ड प्रमुख जब फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया करता है तो क्या देता है, आइए क्रिया देखते हैं इसकी। तो इसको हम ले रहे हैं यहाँ पर मेथिल ले रहे हैं, इस पर क्लोराइड ले रहे हैं। तो CH3 मैंने ले लिया, R की जगह मैंने मेथिल ले लिया, Mg को वही रखते हैं और X की जगह मैंने क्लोरीन कर लिया, क्लोराइड कर लिया। अब मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से क्रिया है, ये भी ग्रिग्नार्ड प्रमुख। मेथिल ले लिया है, R की जगह X ले लिया है, क्लोरीन मैंने। तो यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया करवाएंगे तो ये जब टूटेगा तो धातु है ये जाएगा प्लस में, मेथिल जाएगा माइनस में, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन जो है ये टूट जाएगा। इसका डबल बॉन्ड जो एक बॉन्ड टूटेगा ये जाएगा माइनस में और ये जाएगा प्लस में। अब प्लस वाला पार्ट माइनस से और माइनस वाला पार्ट क्या हो जाएगा प्लस से जुड़ जाएगा, तो ये क्रिया हो जाएगी और क्या बन जाएगा एक माध्यमिक उत्पाद बनता है, जैसे कि HCH। और मैंने कहा ये ऑक्सीजन ऊपर चला जाएगा, थोड़ा सा O माइनस में है ऊपर चला जाएगा, और ये कार्बन इधर प्लस में है, प्लस वाले से आ जाएगा कौन जुड़ जाएगा माइनस वाला पार्ट, यानी यहाँ पर CH3 आकर जुड़ जाएगा और MgCl जो है ये ऊपर जुड़ जाएगा, इससे बॉन्ड बना लेगा। इसको माइनस हटा देंगे, प्लस माइनस बॉन्ड बना लेंगे तो ये हो जाएगा MgCl। अब इसको क्या करवाएंगे, इसको करवा देंगे हम जल अपघटन। क्या करवाएंगे जल अपघटन। यहाँ पे जल अपघटन आपको H+ या H2O या 2H2O या H3O+ लिखा मिल सकता है, H3O+ लिखा हुआ मिल सकता है, तो इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। अब ये करवाएंगे तो क्या होगा, ये जल जाएगा, जल का H पार्ट और OH पार्ट होता है, ये आपको पता है। H वाला जाएगा, यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा, ये प्लस माइनस में बन चुके हैं आपको पता है, ये प्लस में और ये माइनस में। यहाँ पे ये बॉन्ड तोड़ेंगे और यहाँ पर आएगा ये ऑक्सीजन माइनस में, ये धातु ये जाएगी प्लस में, माइनस वाला प्लस से और प्लस वाला माइनस से जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा तो देख सकते हैं आप। यहाँ पर CH3 है पहले से, इधर H इधर C इधर H पहले से है, ऊपर हो जाएगा यहाँ पर क्या OH और यहाँ पर CH3 है। तो इस वाले यौगिक के सूत्र को हम क्या कह सकते हैं CH3CH2OH, CH3CH2 और ये OH, ये हो जाता है एथिल अल्कोहल। क्या हो जाता है एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल जो होता है वो एक प्रकार का क्या होता है प्राथमिक अल्कोहल होता है। कैसा अल्कोहल होता है प्राथमिक अल्कोहल, जिसमें एक OH का कार्बन जो होता है वो एक कार्बन से घिरा होता है, बाकी दो हाइड्रोजन होते हैं, ये आपको ध्यान रखना होता है। प्राथमिक अल्कोहल बनता है। बाकी क्या निकल है तो Mg जो है यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं Mg, इसके साथ एक Cl पहले से लगा हुआ है और यहाँ पर OH वाला पार्ट इससे जुड़ जाएगा, तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड बाहर निकल जाता है, ये आपको ध्यान रखना होता है। तो ये होती है क्या एस्टरीकरण के बाद ये हमारी दूसरी क्रिया हो जाएगी। क्या पूछा जाता है क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया RMgX यानी ग्रिग्नार्ड प्रमुख से करवाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि FeCN6 4- के निर्माण को VBT के द्वारा समझाना है। तो यहाँ पर ये बताया गया है VBT के बारे में आपसे पूछ रहा है, एक एग्जांपल दिया गया है FeCN6 और 4- इसको VBT के अकॉर्डिंग आपको समझाना है। तो VBT क्या कहती है कि कोई अगर ट्रांजिशन एलिमेंट है तो वो जो युग्म इलेक्ट्रॉन लेती है और संकुल यौगिक बनाती है, वो उसके अंदर
उसके बाह्य कोश में उपस्थित कितने ऑर्बिटल हैं, रिक्त ऑर्बिटल कितने हैं, उसकी संख्या के आधार पर वो लोन पेयर लेती है और एक संकुल यौगिक बनाती है जिसका कोई संकरण होता है। और ऐसा संकरण अगर कुछ मिल रहा है तो उसकी एक ज्यामितीय संरचना भी होती है, और ये संरचना जो होगी वो संकरण जो होगा वो लिगेंड के अकॉर्डिंग होता है। अब आपको पता है वीवीटी बताती है कि जो लिगेंड होते हैं वो प्रबल भी होते हैं और दुर्बल भी होते हैं। तो यहाँ पर जो लिगेंड लिया गया है कौन सा है, सीएन है। सीएन जो होता है वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या होते हैं आपको पता है, जब किसी हम डी ब्लॉक के एलिमेंट को लेते हैं तो इनका जो डी ब्लॉक होता है इसमें अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो अगर इनमें संकरण होना होता है या कोई लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन देता है तो अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के क्षेत्र में जो Fe होगा उसका इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश का जो होगा अनपेयर्ड पड़ा होता है वो जाकर पेयर्ड हो जाता है आगे वाले कोश में। तो इसको देखिएगा कैसे देखते हैं, पहले हम इसको देखेंगे इसकी ऑक्सीजन संख्या Fe की निकालते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जानना जरूरी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो वीवीटी बताती है, जैसे कि ऑक्सीजन संख्या क्या है, हाइब्रिडेशन क्या होता है, संकरण क्या होता है, इन सब चीजों को बताती है कौन, वीवीटी। और कौन सा लिगेंड कितना स्ट्रक्चर देगा, कितने लिगेंड जुड़ेंगे, ये किस पर डिपेंड करेगा। तो ये डिपेंड करता है कि लिगेंड जुड़ने की जो संख्या है वो डिपेंड करती है कि Fe जो है या जो भी सेंट्रल एटम है उसमें कितने रिक्त कोश या ऑर्बिटल मौजूद होते हैं। तो ये देखिएगा Fe की ऑक्सीजन संख्या अगर हम निकालें तो Fe को हम मानेंगे क्या, x मान लेंगे। ऑक्सीजन संख्या निकालने का तरीका देख लीजिएगा, यहाँ पर होगा x प्लस Cn का ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है, Cn की होती है -1 और है कितने Cn, तो गुणे 6 हो जाएंगे बराबर क्योंकि आगे कोई एलिमेंट है नहीं हमारा, कोई यौगिक या कोई संकुल है नहीं या लिगेंड नहीं है। तो इसके लिए अब आगे चलेंगे तो 4 माइनस के, और माइनस कितने हैं तो इसको लिखेंगे हम 4 माइनस, यानी ऑक्सीजन संख्या -4 में लिख देंगे, जितनी है वैसे ही लिख देंगे। 4 है यहाँ लिख दिया, कैसी है प्लस के माइनस के, तो माइनस के मैंने माइनस लिख दिया। अब इसको उस पार भेजेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 6 बन जाए, 6 उस पार जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव, तो ये प्लस का 6 माइनस 4 बराबर क्या आ जाएगा, प्लस का 2। अर्थात Fe जो आया है Fe के ऊपर 2 प्लस चार्ज है और Fe का क्रमांक कितना होता है, 26 होता है। अगर अब हम Fe का ऑक्सीकरण नंबर निकालें या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो Fe का 26 लेकर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d कितना आएगा, तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और यहाँ पर आ जाएंगे कितने 6 इलेक्ट्रॉन 26 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अब आपको देखना होता है कि बाह्य कोश देखना होता है, ये पहला कोश है पूरा भरा हुआ है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा कोश है इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन है जो कि भरा हुआ है। तीसरे कोश में अगर हम बात करें तो तीसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर हैं, लेकिन 4s और 3d जो है वो अधूरे हैं। तो इसको देखेंगे यहाँ पर 8 है, हमें यहाँ तक के स्ट्रक्चर इनका नहीं बनाना, अगर आप चाहें तो बना भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका बाह्य कोश हो जाता है, इसको बनाना होगा और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन आपको कम करना होगा। तो अगर हम पॉजिटिव के लिए करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश से बाहर करते हैं, यानी ये पहला कोश है, ये दूसरा कोश है, ये तीसरा कोश, ये भी तीसरा कोश, ये चौथा कोश, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन हम बाहर करेंगे। तो Fe++ के लिए ऑक्सीजन संख्या क्या हो जाएगी आप देख सकते हैं, तो इसके लिए सेम वही रहेगा, बस 4s क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 3d 6 हो जाएगा और ये 3s2 3p6 ही रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, लिगेंड इसमें कितने आएंगे आपको पता है, Cn एक लोन पेयर देता है और 6 Cn है तो कितने लोन पेयर आएंगे, तो Fe का स्ट्रक्चर जो होगा 6 लोन पेयर आपस में जुड़ रहे हैं, इसको 6 लोन पेयर मिल रहे हैं, किधर से मिल रहे हैं आपको देखना है अभी बाद में, हालांकि अभी जानते हम नहीं बता रहे, लेकिन ऐसे आप Cn को यहाँ पर जोड़ेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। फिर भी अब स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो यहाँ पर ये 3s का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, 3s और ये 3p का हो जाएगा, 4s का बनाएंगे तो 4s का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। पहले 3d का बना लेते हैं, 3d के 5 स्ट्रक्चर हो जाते हैं और फिर 4s का एक लेंगे, 4s का लेंगे और यहाँ पर आपको पता है कुछ रिक्त ऑर्बिटल भी 4s के पड़े होते हैं, ये 3s2 3p6 और ये 3d 6 इलेक्ट्रॉन इसमें डालना है, अभी हम डाल दे रहे हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4s0 और 4p भी होगा आपको पता है और 4d भी होगा, ये आपको ध्यान रखना है। 1 2 3 4 5 तो ये हो जाता है, ये होगा 4p और ये 4d हो जाता है, क्योंकि आपको पता है डी कोश अगर 3 में है तो 4 में भी खाली पड़े होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना होता है, यहाँ पे ध्यान देना होता है कि आंतरिक ऑर्बिटल में अब यहाँ से 4d हम लेते हैं, सिर्फ 3d लेंगे
उसके बाद 4s। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, तो पहले इसके भर लेते हैं, ये तो भरे हुए हैं सभी, यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 हैं, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। अब यहाँ पर आपको हुन के नियम का अपवाद भी मिलेगा, लेकिन बताएंगे। ये अभी आद्र अवस्था बना रहे हैं, कौन सी अवस्था है, ये ग्राउंड स्टेट होती है, ग्राउंड स्टेट है। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये 0 निकल चुके। अब यहाँ पर हम अगर देखें तो अब आप देखिएगा कि डी ऑर्बिटल इसके पास बाह्य कोश में भी मौजूद है, 4s कक्षा है। तो आपको पता है नाभिक के बाहर कितनी कक्षाएं हैं, 1 2 3, उसके बाद चौथी कक्षा भी है, तीसरी कक्षा में s p और d होते हैं, इसमें भी s p और d होंगे। यहाँ f भी होता है, लेकिन यहाँ पे d है, तो यहाँ पे भी तो d पड़े होंगे, खाली पड़े होंगे। तो जब d इसके पास मौजूद होता है, मैंने कहा जब Fe के पास बाह्य कोश में भी d मौजूद है, आंतरिक d तो है ही है साथ में। अब ये जब सेंट्रल मेटल स्ट्रॉन्ग लिगेंड के क्षेत्र में जाएगा तो इसके जो इलेक्ट्रॉन आद्र अवस्था में अभी फैले हुए दिखाई दे रहे हैं, एक ऑर्बिटल दिखाई दे रहे हैं, ये अभी क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे। ये ऐसा स्ट्रॉन्ग लिगेंड के इफेक्ट के कारण होता है। तो जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड की फील्ड में जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इस यौगिक में CN कितने आ रहे हैं, CN 6 आ रहे हैं और 6 CN आएंगे। तो या तो ये यहाँ पर अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बात ना करें तो एक लोन पेयर यहाँ देगा, एक लोन पेयर यहाँ देगा, एक यहाँ, एक यहाँ, इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन देगा। तो टोटल संकरण यहाँ से यहाँ तक आता है, अर्थात ऑर्बिटल कितने भाग देंगे, तो एक ऑर्बिटल ये 4s यानी s का 1, p के 3, s का 1 हो जाएगा, p के 3 हो जाएंगे और d के 2 हो जाएंगे। तो ये संकरण बन जाता है sp3d2। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड के क्षेत्र में है तो यहाँ पर ये बाह्य कोश में नहीं भरेगा, बल्कि आंतरिक कोश में यानी 3d में भरेगा, 4s में नहीं भरेगा। ये 4s है मैंने कहा, और यहाँ पर 3d खाली है, तो 3d में अब ये क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की इफेक्ट में, मैंने कहा स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब होगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएंगे। अब यहाँ पर आएगी अवस्था कौन सी, तो यहाँ पर आएगी एक्साइटेड स्टेट। कौन सी स्टेट आएगी, तो यहाँ पर हम इसको मिटा के लिख रहे हैं, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट आएगी तो ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे डी ब्लॉक के, ये वाले क्या करेंगे, ये जंप कर जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ आ जाएंगे, यहाँ तो पहले इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये हो जाएंगे। 2 कक्षक यहाँ पर खाली हो जाते हैं 3d के खाली हो गए, एक 4s का हो जाएगा और p के 3 हो जाएंगे। अब इधर वाले से हमारा कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं भर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। इलेक्ट्रॉन अब आपको पता है कि 6 CN है और CN अगर इलेक्ट्रॉन देंगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाएंगे, तो एक जोड़ा यहाँ भर दिया जाएगा, एक यहाँ पर भर दिया जाएगा, 2 हो गए, और ये तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, 5वां और ये 6ठा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो संकरण आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, ये हमारी एक्साइटेड स्टेट हो जाती है और यहाँ पर अब संकरण कितने आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप संकरण अवस्था यहीं से देख सकते हैं, हाइब्रिडेशन देख सकते हैं, कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, तो आगे के 2 ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं, कौन से, D2 हैं, पहले के हैं तो पहले लिखेंगे, अगर D बाद के होते तो हम क्या लिखते, sp3d2 लेते, D पीछे कर दिया तो मतलब बाह्य कोश का है, अगर D आगे ले लिया है D2sp3 तो इसका मतलब ये अंतः कोश का ऑर्बिटल भाग ले रहा है, किसमें, संकरण में। हालांकि संरचना इनकी सेम होती है, क्या होगी, तो sp3 की क्या हो जाती है, sp3 की हो जाती है चतुष्फल की, और D2 के कारण द्विपिरामिडी हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, D2sp3, और यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आपसे पूछा जाए, जो Fe है उसकी चुंबकीय प्रकृति कैसी होगी, अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, 0 है, संकरण क्या है आपका, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं इधर। अब यहाँ से आपको क्या क्या पता चलता है, जो VVT से पूछा जाता है, तो VVT से आपसे पूछी जाएगी नंबर 1 ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जा रहा है, तो Fe पर कितना ऑक्सीडेशन नंबर आया आपको पता है, तो इस पर हो जाता है +2 ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है ना। और इसके बाद संकरण क्या होता है, इसका संकरण हाइब्रिडेशन, हाइब्रिडेशन इसका हो जाता है क्या, D2sp3, और ज्यामितीय संरचना ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा sp3 के कारण इसका हो जाएगा टेट्राहेड्रल और D2 के कारण बाइपिरामिडी, तो टेट्राहेड्रल बाइपिरामिडी।
पिरामिडल, तो ये हो जाता है टेट्राहेड्रल बाइपिरामिडल। संरचना आप देख सकते हैं, तो इसकी संरचना कुछ ऐसी हो जाएगी। सेंट्रल मिडल लिगेंड इधर होगा इस तरह से, और यहाँ पर, और एक लिगेंड यहाँ पर इस तरह से दिखाएंगे अंदर की ओर। तो इस तरह से संरचना हो जाएगी, बीच में Fe बैठ जाता है और साथ में बाकी सब Cn लग जाते हैं, Cn 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 और यहाँ पर भी Cn। तो 1 2 3 4 5 6 Cn लग जाते हैं, सारे के सारे ये इससे जुड़ जाते हैं, ये वाले इससे भी जुड़ जाते हैं, ध्यान रखना। तो ये संरचना ऐसी बन जाती है, कैसी, टेट्राहेड्रल बाइपिरामिडल। अब यहाँ पे लिगेंड का टाइप कैसा है, लिगेंड टाइप कैसा है, तो यहाँ पर आपको पता है Cn जो है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, ये आपको ध्यान रखना होता है। तो इतनी चीजें बताती हैं। अगर यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और कलर की बात करें तो हालांकि ये सेफ्टी ने बता रखा है, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे डायग्राम द्विध्रुव आघूर्ण देखें, अगर म्यू देखें तो यहाँ पर म्यू बराबर क्या हो जाएगा, म्यू बराबर 2 √2 ब्रैकेट में 2 n+2, या माफ करिएगा n+2 ब्रैकेट में n+2, ये फार्मूला होता है बोहर मैग्नेट निकालने का, Bm हो जाएगा। अब यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन संख्या अगर हम देखें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बिना जोड़े के इलेक्ट्रॉन है, एक भी नहीं है, तो अनपेयर्ड, चलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर यहाँ पर 0 है, तो म्यू हमारा क्या हो जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होने के कारण म्यू हमारा भी क्या हो जाएगा, म्यू भी हमारा 0 आ जाता है, ये आपको ध्यान रखना होता है। तो इतनी चीजें आप इससे दे सकते हैं, इन सारी चीजों को बता सकते हैं, मैंने आपको थ्योरेटिकली पूरी बताई है। और यहाँ पर ग्राउंड स्टेट आपको पता है, जो इसकी रियल स्टेट होती है उस अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, लेकिन जब ये लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड के क्षेत्र में जाता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेज के कारण और प्रबल स्ट्रॉन्ग या स्ट्रॉन्ग लिगेंड की उपस्थिति के कारण इसमें जो इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं वो कोष में चले जाते हैं, जिस कारण इनके बाह्य ऑर्बिटल जो होते हैं वो खाली हो जाते हैं। हालांकि यहाँ पे अंतः ऑर्बिटल डी लिया गया और यहाँ पर बाह्य डी ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ होगा, तो अंतः डी ऑर्बिटल होने के कारण ये अंतः कोष का संकरण कहलाता है या अंतः कोष संकुल यौगिक कहलाता है। और अगर बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉन गिरा होता, अगर ये संकरण मान लो ये दुर्बल लिगेंड होता। अब यहाँ पे हम आपको बता दें कि दुर्बल लिगेंड कौन से होते हैं और प्रबल लिगेंड कौन से होते हैं, तो आपको पता है CO जो होता है, NH3 और Cn ये जो होते हैं प्रबल लिगेंड होते हैं, और साथ ही साथ H2O और FCl Br ये सभी जो होते हैं ये दुर्बल लिगेंड होते हैं। अब प्रबल लिगेंड के क्षेत्र में ये जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड पड़े होते हैं इनको जोड़े में जाना होता है, और इसी के कारण इसको कहा जाता है कि ये हुंडी नियम के अपवाद हो जाते हैं, अर्थात प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में हुंड नियम का अपवाद बन जाता है क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि आपको पता है सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, उसके बाद जोड़ा बनेगा, लेकिन यहाँ पर देखिएगा ये अगर इलेक्ट्रॉन हम लिगेंड के इलेक्ट्रॉन छोड़ दें तो यहाँ पर देखिएगा 3 जोड़े पहले ही बन चुके हैं, जबकि ये दोनों ऑर्बिटल खाली हो जाते हैं, तो ये बन जाता है क्या, अपवाद। तो आज का हमारा ये लेक्चर यहीं तक रहेगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर कोई डाउट है तो उसके लिए कमेंट करिएगा। गुड बाय।